ડોક્ટરમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું વિશાલ। આમ તો દુનિયાભરમાં વિવિધ પ્રકારના ડાયટ ચાર્ટ અવેલેબલ છે। જો તમે હેલ્ધી રહેવા માટે ડાયટિંગ કરવા માંગતા હો તો તેની કેટલીક બેઝિક વસ્તુઓ સમજી લેવી જરૂરી છે। જો તમે સારી રીતે ડાયટિંગ કરવા માંગતા હો તો સારા ડાયટિશિયનની સલાહ લેવી પણ જરૂરી છે। ડાયટિશિયન તમારી ઉંમર, તમારા ગમા અણગમા અને તબિયતની તાસીર જોઈને હેલ્ધી ડાયટ ચાર્ટ બનાવી આપશે। મિત્રો, યસ ડોક્ટરમાં આજે વાત કરીશું હેલ્ધી ડાયટ તેમજ લેપ્રોસ્કોપી અને પેરિસ્ટાલ્ટિકની સર્જરીની। તો આવો જાણીએ શું છે આ સમગ્ર મામલો। તો આ અંગે ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં હાલ સાલ હોસ્પિટલના ક્લિનિકલ ડાયટ કન્સલ્ટન્ટ ડોક્ટર શશી શ્રીવાસ્તવ ઉપસ્થિત છે। મેડમ, સ્વાગત છે આપનું। મહત્વની વાત એ છે કે ડાયટને લગતી કોન્શિયસનેસ લોકોમાં હવે વધી ગઈ છે। શશીજી, તમને પૂછવા માંગીશ કે બેલેન્સ ડાયટ એટલે શું? बैलेंस डाइट में सभी फूड ग्रुप्स आने चाहिए, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, मिनरल्स है, विटामिन्स है। ये राइट प्रोपोर्शन में और राइट क्वांटिटी में होनी चाहिए और सभी के लाइफस्टाइल को वो सूट करना चाहिए। અત્યારની મેડમ લાઇફસ્ટાઇલ જે છે લોકોની બહુ જ બદલાઈ ગઈ છે। જંક ફૂડ ને ઘણું બધું લોકો ખાતા હોય છે, ત્યારે આ લાઇફસ્ટાઇલ પ્રમાણે ડાયટ ચાર્ટ કેટલો જરૂરી બની ગયો છે? आजकल सभी की लाइफस्टाइल थोड़ी अनहेल्दी हो गई है। जंक फूड जैसे उसमें फैट ज़्यादा रहता है, मैदा रहता है, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हेल्दी फूड में। जैसे अभी मैदा है, पिज़्ज़ा बनाना है तो मैदे के बजाय हम गेहूं का आटा यूज़ कर सकते हैं और फैट की क्वांटिटी उसमें रिड्यूस कर सकते हैं। चीज़ उसमें हम लोग लिमिटेड डाल सकते हैं। इस तरह से हम लोग जंक વાત ઉપર આવીએ તો ફાઇબર ફૂડનું મહત્વ વધી ગયું છે। જો તમે ડાયટ પોતે સરસ એને માટે કોન્સન્ટ્રેશન રાખવા માંગતા હો તો ફાઇબર ફૂડનું મહત્વ કેટલું છે ડાયટમાં મેડમ? फाइबर तो हमारी आजकल के सभी लोगों के लिए ज़रूरी, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। और फाइबर के एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, डिसएडवांटेज भी है एक दो। लेकिन अब जैसे फाइबर फूड में हमारा जैसे अभी मैदा है तो मैदा अपने इंटेस्टाइन के लिए सही नहीं है। इसी तरह हम लोग आटे को ना छानकर ऐसे ही यूज़ करें। और जैसे फाइबर अपना कॉन्स्टिपेशन के लिए ज़रूरी है, उससे रिलीफ लेने के लिए। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, डायबिटीज़ है, वेट कंट्रोल है, ये सारी चीज़ों के लिए फाइबर अपना बहुत ज़रूरी है। और डिसएडवांटेजेस में जैसे अभी कैल्शियम है या आयरन का एब्जॉर्प्शन है तो उसमें थोड़ा सा वो फाइटेट्स है और ऑक्सिलेट्स है, इस तरह के फाइबर्स जो है वो थोड़ा इनहिबिट करते हैं आयरन और कैल्शियम को। રૂટીન ફાઇબરની વસ્તુ આપણે જો ખાવી હોય તો કઈ કઈ રૂટીન વસ્તુઓમાંથી આપણને ફાઇબર મળી શકે છે જે ખાવું રેગ્યુલર વધારે હિતકારક એટલે ફાયદાકાર બેનિફિશિયરી रही શકે? जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, रॉ वेजिटेबल्स है, इनमें फाइबर्स बहुत होता है। और बीन्स है, ग्रैम्स है और ड्राई फ्रूट्स है, इन सभी चीज़ों में फाइबर्स बहुत होता है। ડાયટ ફાઇબર અને એન્ટીઓક્સિડન્ટ શેમાંથી વધારે જનરલી મળતું હોય છે? प्लीज़ हिंदी में बताइए। डाइट फाइबर तो ठीक, परंतु एंटीऑक्सीडेंट पण शेमाथी વધારે મળતું હોય છે? एंटीऑक्सीडेंट किसमें से ज़्यादा मिलता है अपने रूटीन फूड में से? एंटीऑक्सीडेंट्स हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सभी चीज़ों में मिलता है। और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे फाइटोकेमिकल्स है, फ्लेवोनाइड्स है, ट्रिप्टीन है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से बचाते हैं और बाकी कैंसर है, इस तरह की बड़ी बड़ी बीमारियों से हमें काफ़ी हद तक हमारे हार्ट के लिए अच्छा रहता है। एक कॉलर अपनी साथे जोड़ाया है भगवान भाई। भगवान भाई, आपने सवाल जણાવો। મારી ઉંમર 62 વર્ષ છે જી। વજન 47 કિલો છે। આમ કોઈ જાતની તકલીફ નથી, પણ હેલ્ધી રહેવા માટે આપણે શું ન ખાવું ને શું ખાવું એમ? जी, भगवान जी, मैंने कहूँ है कि उनकी उम्र 62 ईयर की है, वजन उनका 75 kg है, तो हेल्दी रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए उनको? उनकी हाइट कितनी है? હાઈટ 5 ફૂટ 3 ઇંચ। 5 फीट 5 फुट 3 इंच। 3 इंच। हाँ, तो हाइट के हिसाब से इनका वेट काफ़ी ज़्यादा है। इनको पहले तो फैट और शुगर, ये दोनों चीज़ें आपको कंट्रोल करनी है। सुबह वॉक लेना है, जैसे एलमंड्स है और वॉलनट्स है, बादाम, अखरोट, ये इसमें ये गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा होता है, ओमेगा 3 होता है,
तो ये रात में बादाम भिगो दीजिए, सुबह भीगे बादाम और 5-6 पीस अखरोट ये लेकर एक खाते हुए या घर से खाकर एक लगभग आधे घंटे के वॉक पे जाइए, फिर वहाँ से आके अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट लीजिए, फिर लंच भी अच्छा होना चाहिए, उसमें बटर मिल्क या छाछ, सैलड, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए इंक्लूडेड। तेल घी, दाल में घी अलग से ना डालिए, चपाती में मत लगाइए। और खाना खाने के बाद 2-4-5 मिनट रिलैक्स होइए, अपने को मोटिवेट करिए और प्रिपेयर करिए। एक 10-15 मिनट का वॉक, दैट विल बी मच बेनिफिशियल फॉर यू। वो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। उससे आपको गैस एसिडिटी नहीं होगी, आपका वेट, सबसे बड़ी बात आपका वेट कंट्रोल में रहेगा, और उससे भी बड़ी बात यू विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेनी डिजीजेज एज वेल। आप बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे। फिर इवनिंग में आप एक फ्रूट, एक सर्विंग या तो फ्रूट का लीजिए या कोई अच्छा हेल्दी मिड मील लीजिए, और फिर इवनिंग में भी एक 10-15-20 मिनट का वॉक लीजिए। इसी तरह लंच, डिनर भी हेल्दी रहना चाहिए, और डिनर के बाद भी 2-4 मिनट रिलैक्स्ड होइए, और उसके बाद लगभग 5-7 मिनट की कोई लाइट एक्टिविटीज़, मतलब घर का कुछ काम आपको ख़त्म करना है, या बाहर आप घर वालों के साथ बाहर जाके एक 10-15-20 मिनट का वॉक लीजिए, और आपका डेफिनेटली आपका वेट कम होगा और आप बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे। मैडम, अभी ओट का इंपॉर्टेंस भी बढ़ गया है। ओट है, गेहूं का फाड़ा है, वो भी फाइबर फूड में गिना जा सकता है, क्योंकि वो भी हेल्दी डाइट में आप गिन सकते हो। वो भी रूटीन में अगर लेते हैं तो कितना हेल्थी रहता है वो? फाड़ा बताया आपने, और ओट्स। हाँ, ओट्स तो पूरा पैकेज ही है न्यूट्रिएंट्स का। ओट्स में तो मतलब सब कुछ है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, और फाइबर बहुत ज़्यादा है। तो ओट तो हमें एवरीडे के रूटीन में शामिल करना ही चाहिए। और इसी तरह आपने वो गेहूं का फाड़ा भी बताया, वो भी सेम, उसमें भी सारे न्यूट्रिएंट्स है, सारे तत्व हैं, और फाइबर भी है। तो दोनों अब बेस्ट है। ચોક્કસથી ઓટ અને ઘઉંના ફાળા એ રૂટીનમાં જો લેવામાં આવે તો શરીર માટે હેલ્થીએસ્ટ તો છે, પણ ખાવામાં પણ ટેસ્ટી પણ છે અને હેલ્ધી પણ રહેલું છે। આ સમગ્ર મુદ્દે અને આવા અન્ય મુદ્દે પણ આપણે ચર્ચાનો દ્વારા આપણે પણ આગળ યથાવત રાખીશું। સમય થયો છે બ્રેકનો। આગળ વધીએ તો જંક ફૂડ અને ડેઝર્ટની વાત કરીશું, પરંતુ આપણી સાથે એક કોલર જોડાયા છે। તેમનો પ્રશ્ન શું છે આવો જાણી લઈએ। શું છે તમારો પ્રશ્ન? હેલો હેલો, જી બોલો, તમારો સવાલ જણાવો। હા આવી જો ઠીક। પરેશભાઈ, તમારો સવાલ જણાવો। ટીવીનો અવાજ બંધ કરી દો, પછી તમારો સવાલ જણાવો। હા, મારો વજન 80 કિલો છે। જી હા, અને ઊંચાઈ છે 5 ફૂટ, જી 5.5। મને બીપી ના ચક્કર આવે છે, બીપી એવું ડોક્ટર કહે છે। તો શરીર આમ હેલ્ધી કરવા માટે શું કરવું છે? તમારું વજન કેટલું છે? 80 કિલો, 80। ओके ओके। हाँ जी। उनका प्रॉब्लम ये है कि उनको बीपी का प्रॉब्लम है। 80 किलो वजन है उनका, 5.4 इंच की हाइट है उनकी। बीपी का ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, उनको हेल्दी रहना है, क्या एडवाइस देंगे आप उनको? बीपी का प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो आपको बीपी मॉनिटर करना पड़ेगा या करवाना पड़ेगा डॉक्टर के पास जाकर, या तो बीपी का मशीन आप घर में रख लीजिए और दिन में 1 बार या 2 बार आप उसको लगाकर मॉनिटर कर लीजिए। आपकी एज क्या बताई? एज नहीं बताई शायद। अच्छा 55। अच्छा 55 एज के हिसाब से आपका बीपी का रेंज आप समझ लीजिएगा, और मैं बता भी देती हूँ आपको। जैसे आइडियली इट शुड बी अराउंड 120/80, ये एक आइडियल माना गया है, बुक में लिखा है, सब जगह है। लेकिन आपकी एज को देखते हुए आप 110 से मान लीजिए, 110 से 120, 130, 135 एंड 140, 145 समझ लीजिए बॉर्डर लाइन है। इट शुड बी विद इन 140। और इसी तरह नीचे वाला, जैसे मैंने आइडियल 80 बताया था, तो 70 से मान लीजिए, 70, 80, 85 एंड 90। नॉट, इट शुड बी नॉट मोर देन 90। कभी कभी 95, 100 भी आ जाता है, तो वो बॉर्डर लाइन है। जैसे ऊपर वाला हम लोग सिस्टोलिक बोलते हैं, तो सिस्टोलिक 140, 145 बॉर्डर लाइन है। इसी तरह नीचे का डायस्टोलिक 95, 100 बॉर्डर लाइन है। जी, अपनी साथ एक अन्य कॉलर पर जोड़ाया है। धराबेन, તમારો સવાલ જણાવો। एक्चुअली हेलो, हाँ जी, एक्चुअली मेरी एज है ना वो 55 इयर्स अराउंड है, और मेरा पेट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक्चुअली मैंने अभी ऑपरेशन करवाया था वो फिशर का, उसकी वजह से क्या है कि घी, डॉक्टर ने बोला था कि घी खाए ना तो वो कॉन्स्टिपेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, तो उसकी वजह से पेट बहुत ज़्यादा निकल रहा है, ज़रूरत से भी ज़्यादा। और वो स्किन होती है ना, तो वो स्किन सब लूज हो गई है, अभी टाइट नहीं है मेरी स्किन। जी,
जैसे क्या क्या डाइट सजेस्ट करेगी उनके लिए? देखिए, घी खाना कॉन्स्टिपेशन हटाने के लिए बिल्कुल अनहेल्दी है। घी तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। जैसा मैंने बताया कि घी वैसे भी सैचुरेटेड फैट होता है। सैचुरेटेड फैट यानी कि जो अपने रूम टेम्परेचर पे जो चीज़ें सॉलिड हो, जैसे बटर है, घी है, चीज़ है, ये चीज़ें सैचुरेटेड फैट में आती है और इन द लॉन्ग रन अल्टीमेटली वो अपने आर्टरीज और वेन में भी जाके धीरे धीरे ब्लॉकेज करती है। तो इसलिए घी और बटर और ये चीज़ तो हम लोगों को बहुत लिमिट में खाना चाहिए। बाकी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जैसे सोयाबीन ऑयल है, कॉर्न ऑयल है और मस्टर्ड ऑयल है, ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जैसे मैंने बताया भी कि 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स 9 किलो कैलोरी ऑफ कैलोरीज भी आप ले रहे हैं और साथ साथ बाकी चीज़ों के लिए भी अनहेल्दी है। तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन के लिए फ़िलहाल तो आप फाइबरस फ्रूट्स वगैरह या वेजिटेबल है ये आप ले सकते हैं। जैसे जूस निकाला तो अपना फाइबर एलिमिनेट हो जाता है, इसलिए हम लोग जूस ना लेके फ्रूट कट करके खाएं, सलाद ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करें। छिलके वाली दाल है, चना है, ये सारी चीज़ों में हमें, बीन्स हैं, इन सब में फ़ाइबर मिलेगा। और फाइबर जैसे पपाया है, फ्रूट्स में पपाया से भी काफ़ी हद तक कॉन्स्टिपेशन रिलीज़ होता है। तो ये फाइबर वाली चीज़ों से आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीज़ होगा। दूसरा, पेट आपका जो निकला है तो उसके लिए या तो आप जिम ज्वाइन कर लीजिए और पेट से रिलेटेड जो भी एप्स से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है वो आप करिए। और साथ साथ जैसे मैंने बताया कि एक मेजर वॉक मॉर्निंग में और छोटे छोटे 2-3 वॉक 15-20 मिनट्स के दिन भर में आपको 3 या 4 वॉक लेना चाहिए। तो ये इस तरह से आपका वेट भी कम होगा, साथ साथ एक्सरसाइज करेंगे तो आपका एब्डोमिन पेट भी कम होगा। ચોક્કસથી ફાઇબર ફૂડના અનેક ફાયદાઓ રહેલા છે। જોવા જઈએ તો ડાયટિશિયન જે સજેસ્ટ કરી રહ્યા છે કે કોન્સ્ટિપેશનનો પ્રોબ્લેમ તો સોલ્વ થાય છે, પરંતુ એના કારણે આપણું હેલ્થ પણ સારી રહે છે, ડબલ ફાયદા જોવા મળી રહ્યા છે। મેડમ, પૂછવા માંગીશ કે જંક ફૂડ અને ડેઝર્ટમાંથી બેલેન્સ ડાયટ કેવી રીતે બદલી શકાય? जैसे मैंने जंक फूड का बताया था कि पिज़्ज़ा हो तो हम लोग चपाती पिज़्ज़ा, गेहूं के आटे का पिज़्ज़ा बना सकते हैं। चाइनीज़ में हम लोग फ़ैट कम यूज़ करें और बाकी मैदे की जगह दूसरे ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं जैसे आटे से रिलेटेड। और इसी तरह दूसरी चीज़ों में भी फाइबर हम हाँ, डेजर्ट का आपने पूछा था ना, तो डेजर्ट का ऑप्शन फ्रूट्स हो सकता है। 1 सर्विंग और 2 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट कैन बी हैड इन अ डे। तो अच्छा, मतलब जब भी डेजर्ट खाने की इच्छा हो तो मीठे फ्रूट्स खाइए, उससे आपको बीटा कैरोटीन मिलेगा, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेगा जो कि हार्ट के लिए हेल्दी, अपने पूरी बॉडी के लिए हेल्दी है। जी, યંગસ્ટર જનરલી એક્સરસાઇઝ કરવાના અને વિન્ટરમાં એક્સરસાઇઝ લોકો વધારે કરતા હોય છે, પરંતુ એવું કહેવાતું હોય છે કે પ્રોટીન, હાઈ પ્રોટીન જે છે એ નોનવેજમાંથી મળતું હોય છે, પરંતુ જે લોકો નોનવેજ નથી અને એ લોકોને હાઈ પ્રોટીન જોઈએ છે એક્સરસાઇઝ માટે, બોડી બિલ્ડઅપ માટે, તો તમે શું સજેસ્ટ કરશો? વેજમાંથી, વેજ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાંથી કઈ કઈ વસ્તુ ખાય જેનામાંથી હાઈ પ્રોટીન મળી શકે બોડી બિલ્ડઅપ કરવા માટે, एक्सरसाइज करना लोगों માટે? वेज में जैसे नट्स है, आलमंड्स है, वॉलनट्स है, और इसके अलावा वेज में पल्सेस हैं, पल्सेज है, ग्राम यानी चना है, पीनट्स है। पीनट्स बहुत अच्छा रहता है। 1 हैंडफुल ऑफ पीनट्स कैन बी हैड थ्राइस और 4 टाइम्स इन अ डे, इन अ वीक। तो वो मतलब पीनट से लोगों को लगता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। एक मुट्ठी पीनट से 1 ग्राम भी ऑयल नहीं निकलेगा। तो और उसमें नियासिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छे से होता है, प्रोटीन होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग, बीन्स है, ये सब चीज़ें इंक्लूड करेंगे तो अपना अच्छा हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलेगा। सोयाबीन में ज़्यादा रहता है मैडम? सोयाबीन है, वे प्रोटीन है जी। ये सारी तो आगे पूछना चाहूँगा कि बेक फूड, ग्रिल फूड અને સ્ટીમ ફૂડ જેવી કેવી રીત ફાયદાકારક થઈ શકે છે? वो तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टीम्ड फूड में हम ऑयल ना के बराबर डालेंगे। इसी तरह बेक्ड और ग्रिल्ड फूड में भी हमें टेस्ट भी मिलेगा और साथ साथ फैट की क्वांटिटी बहुत कम मात्रा में रहेगी। जी, एक रूटीन जानना चाहूँगा। कोई भी बंदा है, उसका सुबह का नाश्ता कैसा होना चाहिए, दोपहर का भोजन कैसा होना चाहिए और शाम का डिनर कैसा होना चाहिए? पूरे दिन भर के दिनचर्या में खाने से रिलेटेड है, उसमें नाश्ता हमारा ब्रेकफास्ट का सीन जो है वो मेन होता है। वो लोग ज़्यादातर मैंने देखा कि लोग स्किप कर देते हैं। वी शुड नॉट स्किप एनी मील। तो ब्रेकफास्ट में हम जैसे अगर ये कहेंगे कि इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एज वेल।
दोनों कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए और हो सके तो प्रोटीन भी होना चाहिए। जैसे अब अभी उपमा लिया और उसके साथ चने की दाल की चटनी बना दिया, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। इसी तरह इडली सांभर में कार्बोहाइड्रेट भी मिल गया और सांभर में आपको प्रोटीन भी मिल गया। और पोहा है, लोगों को नहीं मालूम कि पोहे में आयरन बहुत अच्छे से होता है। 100 ग्राम ऑफ राइस फ्लेक्स विल गिव यू 20 mg ऑफ आयरन। तो वो उसमें आयरन का भी पैकेज मिलेगा, प्लस आप जो वेजिटेबल्स डालेंगे उसका भी पैकेज मिलेगा। तो पोहा भी बेस्ट है। इसी तरह स्टफ्ड पराठे, भरे हुए पराठे, पोटैटो के ज़्यादा ना खा के बाकी सब्जियों के को भरकर स्टीम करके हम उसको भरकर बना सकते हैं लिमिटेड ऑयल में। और दोपहर को क्या लंच में क्या क्या प्रीफर करेंगे आप? क्या होना चाहिए? पर्टिकुलर सलाद होना ही चाहिए, बटर मिल्क होना ही चाहिए, कि क्या सजेस्ट करेंगे आप? लंच में बहुत से ऑप्शंस हैं, जैसे चपाती है, दाल है, 1 कटोरी ऑफ वेज है, सलाद है, बटर मिल्क है, छाछ है। और कभी चेंज करना है तो वेजिटेबल पुलाव है, रायता है। इस तरह के ऑप्शंस हमारे लंच के लिए हो सकते हैं। और डिनर हैवी होना चाहिए कि डिनर भी लाइट वेट होना चाहिए, ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए डिनर? और क्या क्या लेना चाहिए डिनर में करीबन? नहीं, डिनर तो लाइट ही होना चाहिए। मेन फोकस हमारा ब्रेकफास्ट पे होना चाहिए, लंच मॉडरेट होना चाहिए और डिनर लाइट होना चाहिए। अब डिनर में जैसे बहुत से ऑप्शन है, लोग चपाती सब्जी भी खाते हैं, वेजिटेबल पुलाव खाते हैं, खिचड़ी कढ़ी खाते हैं, और या कभी कभी वेजिटेबल सैंडविच भी बना के हरी चटनी से, ग्रीन चटनी से खा सकते हैं। मतलब वेज डाइट का क्या क्या बेनिफिट रहता है? वेज डाइट में जैसे मैंने बताया है कि वेज डाइट में बहुत से बेनिफिट्स है। जैसे वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, उसमें से हमको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, बीटा कैरोटीन है, फ्लेवोनाइड्स है, फाइटोकेमिकल्स है, अपने हार्ट के लिए अच्छा है, अपनी बॉडी के लिए अच्छा है। और उसमें फ़ैट नहीं होता, जैसे नॉनवेज में फ़ैट बहुत मात्रा में रहता है और एडिशनल फ़ैट रहता है। इसमें हमें वेज में फ़ैट लो कोलेस्ट्रॉल रहता है। मतलब टोटल डाइट किसको हम बोलेंगे? टोटल डाइट अगर दिन का मानना चाहते हैं कि टोटल डाइट किसको बोलते हैं, और इसका बेनिफिट क्या रहता है बंदे के पूरे दिन के लिए? बेनिफिट क्या रहता है उसको? टोटल वेजिटेरियन के लिए पूछ रहे हैं ना आप? जी। तो वेजिटेरियन में अगर वेज है, फ्रूट्स है, ये सारी चीज़ें हैं, पल्सेस है, सीरियल्स है, इनके अलावा अगर हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड कर दें तो वो हमारा कंप्लीट डाइट कहलाएगा। क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन लोग B12 और D3 वो लैक करते हैं, वो उसमें वो नॉनवेज में ही होता है। तो ये अगर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हम लोग उसमें इंक्लूड करें तो B12 कहीं ना कहीं से सेकेंडरी लेवल इसमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में B12 का रहता है, जो कि अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो और यही बात नॉन वेजिटेरियन के लिए बताए तो? नॉन वेज में तो B12 100% कह लीजिए, 99%, 99.9% B12 नॉन वेज में रहता ही है। जी। एक ऐसी मान्यता है कि राइस ज़्यादा खाने से मतलब बंदा फूल जाता है, मतलब मोटा हो जाता है। क्या ये मान्यता सही है? क्या मानते हो आप? हाँ, राइस में स्टार्च ही ज़्यादा होता है ना, तो स्टार्च से तो अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट ही होता है, तो इसलिए उसको राइस ले सकते हैं। बहुत से लोग राइस डर की वजह से लेते ही नहीं है। तो एक या 2 चम्मच राइस लेने से कोई मोटापा नहीं बढ़ेगा, लेकिन एक इन अ लिमिटेड मैनर। जी। अब बंदे की लाइफ में, मतलब जीवन में क्लिनिकल डाइट कंसल्टेंट का रोल क्या रहता है? कितना इंपॉर्टेंस है कंसल्टिंग डाइट लेना? एक डाइट कंसल्टेंट का रोल बहुत ही अहम होता है। जैसे मेरा पहले की कहावत थी, हेल्थ इज़ वेल्थ जी, लेकिन लेकिन मेरा मोटो मैंने बनाया है कि फिटनेस इज़ हैप्पीनेस। अगर आदमी फिट है तो वो फिर हर तरह से खुश भी रहेगा। पहले जो फैमिली मेम्बर है, पहले सबको खुद फिट रखना है, फिर सबको फिट रखना चाहिए। और मेरा मोटो यही है कि मैं खुद भी फिट रहूं, अपनी फैमिली को फिट रखूं, अपनी सोसाइटी में सबको फिट रखूं। और मेरे सामने जो भी पेशेंट्स आते हैं, मैं यही ट्राई करती हूं कि मेरी बातों से, मेरे समझाने से, मेरे काउंसलिंग से उनकी लाइफस्टाइल अगर चेंज हो सकती है इन अ हेल्दी वे, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन रहेगा। मैडम, डायबिटीज़ और बीपी के जो पेशेंट हैं उनके लिए डाइट चार्ट कैसा, उनको डाइट बैलेंस करना है तो क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? जैसे बीपी के पेशेंट्स हैं या डायबिटीज़ के हैं या हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हैं, तो सभी को तेल और फैट और शुगर जितना हद तक हो सके लिमिट करना है। और डायबिटीज़ में तो शुगर बिल्कुल ही लिमिट करना चाहिए।
शुगर नहीं लेना चाहिए। और शुगर के ऑप्शंस जैसे फ्रूट है 2 सर्विंग या 1 सर्विंग दिन में 1-2 बार ले सकते हैं, तो काफ़ी हद तक फ्रूट से उनकी शुगर की कमी कम हो सकती है। इसी तरह तेल या घी वो हमें और बीपी के पेशेंट्स को, जैसे एक बीपी के पेशेंट का आया था फ़ोन, तो उनको नमक भी टेबल सॉल्ट है जितना अपने सब्जी में दाल में पड़ा है उतना ही यूज़ करना चाहिए। टेबल सॉल्ट यानी सलाद में अलग से ना डालें, बटर मिल्क में ज़्यादा ना डालें। और बीपी के पेशेंट्स को नमक लिमिट करना है। कभी लो बीपी हो गया तो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है कट किया, बटर मिल्क है उसमें थोड़ा नमक डाला और खा पी लिया, तो उससे लो बीपी थोड़ा लेवल में आ जाता है। और हाई बीपी जिनको रहता है उनको नमक लिमिट करना रहता है। इसी तरह डायबिटीज़ के लोगों को शुगर और फैट दोनों ही काफ़ी हद तक लिमिट करना रहता है। जी, अभी फिलहाल ओबेसिटी के केसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उनको ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए और जो हो गए हैं मोटे उनको अपना बॉडी स्लिम एंड ट्रिम करना हो तो क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, कैसा कैसा फूड लेना इम्पोर्टेंट रहता है? जैसे मैंने कई बार आपसे बताया है, रिपीट किया है कि सबसे पहले फैट एंड शुगर वो लिमिट में करना है, एक्सरसाइज और वॉक इंक्लूड करना है। अगर किसी को मान लीजिए अर्थराइटिस की या कुछ बोन्स की कोई प्रॉब्लम है तो वो ट्रेनर से पूछकर वो उसी तरह के एक्सरसाइज या योगा कर सकते हैं। योगा से यही है कि योगा से वेट अच्छे से रिड्यूस नहीं होता, फिट रह सकते हैं आप, लेकिन वेट भी रिड्यूस करना है तो उसके लिए या तो आप वर्कआउट करिए और वॉक, एक सुबह का बड़ा वॉक लगभग हाफ एन आवर 45 मिनट्स का, और उसके बाद अच्छा ब्रेकफास्ट, फिर लंच के बाद 2-4-5 मिनट रिलैक्स्ड होइए, उसके बाद फिर लंच के बाद लगभग 10-15-20 मिनट का वॉक, और इवनिंग में फ्रूट्स है या अच्छा मिड मील लिया, जैसे फ्रूट्स है, सूप है, 1 हैंडफुल ऑफ पीनट्स एंड रोस्टेड ग्राम है, और पॉपकॉर्न है, अनबटर्ड पॉपकॉर्न, और वेजिटेबल सैंडविच है, और मैरीगोल्ड है, टोस्ट है अलॉन्ग विथ टी। ये सारी चीज़ें मिड मील के रूप में आपको इवनिंग में ले सकते हैं। और फिर इवनिंग में भी 2-4 मिनट वो लेने के बाद आपको रिलैक्स्ड होने के बाद एक लगभग 15-20 मिनट का इवनिंग में भी, और अगर हो सके तो आधे घंटे का वॉक लीजिए, फिर डिनर लीजिए, और डिनर के बाद थोड़ा 2-4 मिनट बैठे और कुछ एक्टिविटीज़, ये तो सब पूरी फैमिली सब लोग वॉक के लिए निकल गए। लेकिन ये ज़रूरी है कि कोई भी बिग मील आपने लिया तो उसके बाद थोड़ा सा कैलोरीज बर्न करने के लिए ज़रूरी है जी। And that walk will prevent you from gas acidity, helpful in maintaining your weight, and the biggest thing is you will be protected from many diseases as well. मैडम, अभी विंटर चल रहा है, काफ़ी लोग एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, परंतु ऐसा होता है कि विंटर के 3 महीने एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद लोग पूरा साल एक्सरसाइज नहीं करते, और ज़्यादातर ये 3 महीनों में बॉडी बनाने के लिए सप्लीमेंट्स ज़्यादा लेते हैं। वे प्रोटीन तो ठीक है, उसके साथ काफ़ी सप्लीमेंट अलग अलग रहते हैं, उसके कारण प्रॉब्लम रहता है कि क्या वो बेनिफिशियरी है कि फिर अगर एक्सरसाइज बंद करने के बाद भी वो सप्लीमेंट का जो मारा रहता है तो उसके लिए किडनी डैमेज होने की, ज़्यादा प्रोटीन लेने से किडनी डैमेज होने की भी शक्यता रहती है। क्या क्या फ़ायदा है और क्या क्या गैरफायदा है सप्लीमेंट का? नहीं, सप्लीमेंट्स तो हम लोग तो कभी सजेस्ट नहीं करते। बीइंग अ डाइट कंसल्टेंट आई वुड नेवर लाइक टू सजेस्ट टेकिंग सप्लीमेंट्स जी। तो उसके लिए आपको नेचुरल चीज़ों पर आश्रित रहना पड़ेगा, और वही नेचुरल चीज़ों से आप अपनी मतलब वेट कंट्रोल कर सकते हैं। नेचुरल चीज़ों में जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स मैंने बताया, पल्सेस बताया, पीनट्स बताया, चना बताया, ये सारी नेचुरल चीज़ें, इनसे आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सारी चीज़ें, एंटीऑक्सीडेंट्स, सारी चीज़ें मिलेंगी। थैंक यू शशिजी, અમારી સાથે જોડા બદલ। તો શશીજીનું જે રીતે કહેવું છે કે મહત્વની વાત એ છે કે સ્વાસ્થ્યની આપણે ચિંતા કરીશું તો શરીર આપણી ચિંતા કરશે અને હેલ્ધી આપણે રહી શકીશું, અને એ પણ જંક ફૂડને કારણે જે તમામ સમસ્યાઓ ઊભી થઈ રહી છે એને કારણે જંક ફૂડ ઓછું કરવું જોઈએ અને હેલ્ધી ડાયટ ફૂડને, અને શશીજીએ જે ટિપ્સ આપી છે એને અપનાવી જોઈએ તો હેલ્ધી લાઈફ જીવી શકાશે। શશીજી, તમે જીએસટીવી સાથે જોડાયા અને અમારી સાથે ચર્ચા કરી બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। થેન્ક યુ। તો આ હતી અમારી વિશેષ રજૂઆત। વધુ સમાચાર માટે